नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर अजीत देव पवन वाघ एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, साहित्य ये जैसे आदमियों को, मनुष्य को विचार प्रदान कर जीवन कैसे जीना है ये सिखाता है, वैसे ही इस मुश्किल भरी जिंदगी में हंसी के फव्वारे उड़ाकर आदमी का जीवन हास्यात्मक स्वरूप से मनमोहक बनाने का काम भी साहित्य करता है। साहित्य की गद्य और पद्य ये विधाएं आपको मालूम ही है। इन गद्य और पद्य दोनों विधाओं में अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के भेद निर्माण होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, एक होता है वाच्य, दूसरा होता है लक्ष्य और तीसरा होता है व्यंग्य। वाच्य अर्थात वाक्य का वो प्रकार जिसमें जिस प्रकार शब्द या वाक्य हो उसी प्रकार उसका अर्थ आता है। लक्ष्य में वाक्य या शब्द एक होते हैं, उनका अर्थ कुछ अलग होता है। और जो व्यंग्य है, इस व्यंग्य में हास्य निर्माण होता है। वाक्य की रचना से परिस्थिति के अनुसार जो वाक्य बनाए जाते हैं उसके द्वारा अलग अलग प्रकार के हास्यात्मक ऐसे कुछ प्रसंग निर्माण कर लेखक और कवि व्यंग्यात्मक रचना करते हैं। व्यंग्य के दो प्रकार, एक शुद्ध व्यंग्य। शुद्ध व्यंग्य यानी जिसमें केवल और केवल हंसी निर्माण होती है, और उसके साथ साथ संदेश व्यंग्य, इसमें हंसी के साथ साथ कोई संदेश भी यहां पर दिया जाता है। तो बहुत से व्यंग्यात्मक पाठ ऐसे हैं जिसमें हंसी के साथ साथ लेखक कुछ अर्थ भी या कुछ संदेश भी उस पाठ के माध्यम से हमें देते हैं। तो कक्षा 10वीं का एक बहुत ही हास्यात्मक ऐसा पाठ आज हम देखने वाले हैं। पढ़ाई करके आप बहुत थक गए होंगे और ऐसी पढ़ाई की थकान मिटाने के लिए पेश है आज का हिंदी का एक बहुत ही मजेदार ऐसा पाठ, वाह रे हमदर्द। ओके, हमदर्द आप समझ चुके होंगे क्या होता है। दर्द यानी दुख, और जब हम ये उपसर्ग लगाया जाता है, हम ये उपसर्ग उर्दू और फारसी भाषा से आया है। तो हमदर्द यानी जो आपका दर्द बांटता है, समझता है, उसे हमदर्द कहा जाता है। तो यहां पर लेखक एक प्रसंग के माध्यम से उनके जीवन में जो दुर्घटना होती है उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, घनश्याम अग्रवाल ये इस पाठ के लेखक हैं, जिनके बारे में हम उनका परिचय लेंगे, उनकी जानकारी लेंगे और इस पाठ को आरंभ करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र के अकोला में 1942 को जन्मे घनश्याम अग्रवाल जो है, ये इनकी जो रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अध्ययन काल यानी जो पढ़ाई का समय होता है, काल होता है, उसे अध्ययन काल कहा जाता है। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग्य में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय है। देखिए, आज कपिल शर्मा का शो हो या मराठी में चला हवा ये उद्या, ये जो कार्यक्रम है ये हास्य व्यंग्यात्मक है, बराबर है। लेकिन आज जब मीडिया, जब टीवी और बाकी कई माध्यम हमारे पास है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, ठीक है, मोबाइल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, तो आज कुछ भी हम हास्यात्मक बनाते हैं तो कुछ पलों में ये हजारों लाखों लोगों तक जाता है। लेकिन 1942 में जन्मे घनश्याम अग्रवाल में ऐसे समय में लोगों को हंसाने का काम किया है जहां पर माध्यमों की मर्यादा बहुत बड़ी पैमाने पर थी। ठीक है, लेकिन अपने सशक्त लेखन से उन्होंने भारतीय समाज को हंसाया है। देखिए, और हमारे लिए गर्व की बात है कि ये महाराष्ट्र से है। इनकी प्रमुख कृतियां है हंसी घर के आईने हास्य व्यंग्य, आजादी की दुम, आई एम सॉरी हास्य कविता संग्रह, अपने अपने सपने लघु कथा संग्रह आदि। अब इस गद्य के पाठ के संबंधित क्या बात बताइए। देखो, प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में
लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक का एक एक्सीडेंट होता है, अब दुर्घटना होती, और दुर्घटना होने के बाद जो लोग उसे मिलने आते हैं, तो उन प्रसंगों में किस प्रकार हास्य निर्माण हुआ है, ये लेखक यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान ऐसा पाठ है जहां पर इस पाठ में स्पष्टीकरण की जरूरत है। मैं निश्चित रूप से मुश्किल शब्द और उनके अर्थ बताऊंगा, उसके साथ साथ इस पाठ का हंसी का मजा भी हम अब लेते हैं। देखिए, उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था, तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया था या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार एक करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखाह पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। अब यहाँ पे देखो, पूंजीवाद और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर लेखक आ रहे थे। पूंजीवादी जो है वो बिजनेस माइंडेड होते हैं, और समाजवादी जो है समाज के गरीब तिनके का, गरीब लोगों का ख्याल कैसे रखा जाए, ये विचार यानी समाजवाद माना गया है। तो ये दोनों भी, इनके विचार जो है एक दूसरे से विरुद्ध है, और इसीलिए इन दोनों विचारधाराओं में हमेशा टकराव दिखाई देता है। तो लेखक ने हास्यात्मक स्वरूप में देखो कैसे बताया है, यानी वो साइकिल पर आ रहा था, यानी वो समाजवादी है, और जो पूंजीवादी है वो मानो कार में से आ रहा था। तो ये दोनों विरोधी है। ओके, और यहाँ पर एक साइकिल पर है और एक कार पर है, तो ये विरोधी जैसे एक दूसरे को टकराते हैं, वैसे मानो जोश में कहो या अन्य किसी उस विचारों में कहो, ये उस कार से टकरा गए और वहां पर दुर्घटना हुई। और वो कहते हैं कि पूंजीवाद और समाजवाद ने मैंने टांग अड़ाई, और इसीलिए मेरी टांग जो है ये टूट गई है। और अब बाकी के लोग जो उनको बचाने के लिए आए, जिन्होंने उनको अस्पताल में भेजा, वे लोग मानो ये सिद्ध करने के लिए आए हैं कि आज भी इंसानियत बरकरार है। आगे देखते क्या है। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूं? तो यहाँ पर वो कहता है कि जैसे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि इर्द गिर्द आसपास, ठीक है, इर्द गिर्द वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। इर्द गिर्द इस शब्द से वाक्य बनाइए, ठीक है, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, नाइस, ठीक है। इर्द गिर्द यानी आसपास, मेरे घर के इर्द गिर्द बहुत सारे पेड़ है, ऐसा हम कह सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पर लेखक के इर्द गिर्द लोग जमे थे जिन्होंने उनको अस्पताल में भर्ती किया, और जैसे ही लेखक की आंख खुली इनके चेहरे खुल गए बाकी लोगों के। उनको लगा कि शायद लेखक ज्यादा गंभीर तो नहीं है ना, लेकिन जैसे लेखक ने आंख खुली तो चेहरे पर उत्सुकता की लहर मानो दौड़ पड़ी। तो लेखक ने पूछा कि मैं कहाँ हूं? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। सार्वजनिक अस्पताल मीन्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आपको तो पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल क्या होता है। हालांकि डॉक्टर्स, नर्स सब लोग बहुत वहाँ के अच्छे होते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी होती है कि जितनी अच्छी तरह सेवा देना चाहते हुए भी वहाँ के लोग दे नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है वहाँ पर बहुत सी बार असुविधा दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसी असुविधा को पकड़ते हुए लेखक ने यहाँ पर मानो अप्रत्यक्ष रूप से व्यंग्य किया है कि कैसे ये अस्पताल होते हैं। देखो, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है कि मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांग की ओर दिखता हूं। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। ये रेत की थैली यानी उनको ट्रैक्शन दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। ओके, टांग टूटना ये नहीं है, नया मुहावरा उन्होंने
जो है उसके लिए बनना है कि सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन तक रहना, यानी जितना दर्द उस टांग टूटने से होता है उतनी ज्यादा दर्द सार्वजनिक रुग्णालय में रहने से, रुग्णालय ना हॉस्पिटल में रहने से होता है, ऐसा उनका कहना है। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। कांप पर जो बिंदी दी गई है ना, एक्चुअली उसको अनुनासिक कहते हैं। ओके, और जहां पे ऐसा प्रयोग होता है, ये प्रयोग यहाँ पर उसका उच्चारण न ऐसा होता है, वो नाक से उच्चारण होता है, काम। देखिए आगे, अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया है। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। अब देखो, लेखक की दुर्घटना हुई है, हालांकि जो उसकी साइकिल टकरा गई है कार से, तो ये दुर्घटना है, लेकिन वो कहता है कि मेरी टांग टूटना ये घटना हुई और मैं यहां पर आया हूं, ये दुर्घटना है। ठीक है, तो टांग टूटना यानी सिर्फ वो घटना मानते हैं, लेकिन उससे बुरा ये सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती किए गए। क्यों मानते हो? क्योंकि सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन होने का समय आ गया, यानी यहाँ पर आने के बाद व्यक्ति की मृत्यु होती है, इतना दर्द उसे दिया जाता है, ऐसा वो कह रहे हैं। हालांकि ये सच नहीं है, ये केवल व्यंग्यात्मक स्वरूप में लेखक बता रही है। आगे देखिए, टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का हराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, परंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लेखक है वो कहता है कि ये प्राइवेट वार्ड यानी मानो बदला निकालने का एक तरीका है कि जो लोग मिलने को आते हैं, जो परिचित मिलने को आते हैं, कि वो मानो लेखक का मजाक उड़ाने के लिए आएंगे, उसकी मजा लेने के लिए आएंगे, ऐसा वो कहता है। और उसे लगता है कि मिलने वाले जब आएंगे तो मानो मेरी दूसरी टांग टूट गई, यानी जो दर्द उसे हो रहा था एक टांग टूटने से, उससे ज्यादा दर्द लोग मिलने के बाद, आने के बाद क्या होगा, इस बात का है। आगे देखिए, मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं भी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। ओके, लेखक कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना कि फॉर्मेलिटीज पूरी करना, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं शादी में जो जाते हैं तो इसी बहाने जाते हैं कि ये हमारे शादी में आए थे, हालांकि उनको दूसरा कुछ नहीं चाहिए या फिर दूसरे किसी बात में उनको इंटरेस्ट नहीं है, जाते हैं बस मुंह दिखाते चले आते हैं। ठीक है, देखना मित्रों, किसी भी फंक्शन में जाना या किसी कोई अगर बुरी स्थिति में जाकर मिलना, ये इसलिए होता है कि सामने वाले का हौसला बढ़े। वो अगर फंक्शन है, कोई अच्छी बात है, तो सामने वाले का आनंद द्विगुणित हो। तो आप जाकर केवल मुंह दिखा कर आओगे तो ये बात ठीक नहीं रहेगी, कुछ अच्छी सी बातें करो। ओके, फिर वो अच्छा क्षण हो या बुरा क्षण हो, और आपके मन के विचार जो है आपके शब्दों के माध्यम से सामने वाले लोगों तक जरूर जाते हैं। ठीक है, तो आप जैसे जितनी अच्छी तरह वो बात व्यक्त करोगे, उतना ही आपका एक इंप्रेशन, आपका जो व्यक्तित्व कितना अच्छा है, ये लोगों को समझ में आएगा। हालांकि यह लेखक यहाँ पर मजाक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले ऐसे लोग आए जो जिनकी कभी टांग टूटी थी, जिनका कभी एक्सीडेंट हुआ था, और मैं उनको मिलने गया था। और उन लोगों का भाव कैसा है? उन लोगों का भाव ये है कि देख बेटा, वक्त हर किसी पर आता है, कभी हमारी टांग टूटी थी, आज तुम्हारी टांग टूटी, और इसीलिए हम आपको मिलने आए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाती तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ठीक है, औपचारिकता यानी
जो मैंने अभी बताया कि केवल मुंह दिखाने के लिए आना, ठीक है, कोई बात जो है वो केवल करना है इसलिए करना है, ठीक है, उसको औपचारिकता कहा जाता है, फॉर्मेलिटीज उसको अंग्रेजी में कहते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? तो यहाँ पर ये बाबू यानी कोई ऑफिसर या कोई क्लर्क वहां का जो है वो उनसे मिलने आए और उन्होंने देखा कि ये चुपचाप पड़े हुए, हालांकि ये नाटक कर रहे थे, ठीक है, लोगों के आने जाने से इनको डिस्टर्ब हो रहा था और इसलिए उन्होंने कहा कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा। तो जब ये बड़े बाबू आए थे फिर भी उन्होंने आंख नहीं खोली, तो उन्होंने सोचा कि अगर ये आंख खोल के नहीं देखेंगे तो इनको पता कैसे चलेगा कि मैं आया था। इसलिए उन्होंने उनको हिलाया, फिर भी अगर ये नहीं उठे तो जिस टांग में दर्द था, जहां पर वो टूटी हुई थी, उसी हिस्सों को उन्होंने दबाया, जो जोर से लेकर चिल्लाए और उठ गए और चिल्ला रहे थे दर्द से, जो है उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में वो कहते हैं कि कहिए अब दर्द कैसा है। हालांकि लेखक का दर्द कैसे बढ़ा कि उस बाबू ने ही टांग दबाई, इसलिए उनका दर्द जो है वो बढ़ा था। आगे देखिए, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। एक दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था कि जैसे चिड़ियाघर देखते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। चिड़ियाघर यानी जू, तो जू में जैसे बंदर होता है, तो मानो ये सोनाबाई अपने बच्चों को बता रहे कि ये अंकल जी जिनकी टांग होती है। तो उसका भाव किस प्रकार है ये लेखक हास्यात्मक से बता रहा है। आगे देखिए, बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। जैसे छोटे बच्चों को चलना नहीं आता है, तो ऐसे चलने ना आने वाले, जैसे जैसे सीख रही थी, वो छोटी बच्ची थी, तो दवाई की शीशी जो है उसने हाथ में पकड़ी, उसको चलना भी नहीं आ रहा है, इसलिए लेखक व्यंग्य करते हैं कि वो कथकली डांस जो है वो कर रही है। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूं कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटके रहे रेत के थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं उसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होती है। दवा गई, समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया। अब देखो, एक सोनाबाई का जो बच्चा है वो लेखक के ट्रैक्शन के साथ बॉक्सिंग खेल रहा है। ये छोटे बच्चे होते हैं ना कुछ उछल कूद करते रहते हैं। और जो बेटी है सोनाबाई की, उसने जो दवा की शीशी हाथ में पकड़ी, उसको ठीक से चलना भी नहीं आ रहा है, बैलेंस नहीं करना आ रहा है, तो शीशी फूट गई। तो पहले तो सोनाबाई ने आंख दिखाई, यानी गुस्सा होने का नाटक किया उस बच्ची पर, और बाद में हंसकर लेखक का जो है ये मानो मन दूसरी तरफ भटकाया और कहा कि बधाई हो, जो दवाई की शीशी है ये फूटने लगी है, यानी आप जल्द ही अच्छे होंगे, जिसे हम मराठीमध्ये शकून अपशकून कहतो ना, म्हणतो ना, तर ते मानो हे शुभ शकून आहे की जी औषधाची जी बाटली थी फूटी। बघा पुढे। और अब यहाँ पे सोनाबाई 2 घंटे के बाद चली गई और वो ये कह के चली गई, मैं फिर से आऊंगी, यानी जो उधम बच्चों ने मचाया है ये उधम फिर से यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगा। इस बात से अब लेखक परेशान है। आगे देखिए, आप कभी अस्पताल में गए, ऐसा वक्त न आए ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन जब आता है तो अगर आप जाते हो ना, तो जब भी ये छोटे बच्चे किसी के साथ आते हैं तो वो अपने ही खेल में मशगूल होते हैं, वो कुछ भी करते हैं। आप उनको ऑब्जर्व करना, ये छोटे बच्चों की विशेषता होती है कि दुनिया से उसे कुछ लेना देना नहीं होता। तो सोनाबाई के बच्चे भी वैसे, ठीक है। आगे देखेंगे, कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं। औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटीज, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी।
उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंध पड़े रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, परंतु तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वो थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुपचाप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, अब ये सुनना बहुत इंटरेस्टिंग है, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं है, तो आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई माफ करना। अब देखिए, यानी वो आदमी भी कैसा है, उसे लगा कि ये गुप्ता जी है, उसने देखा नहीं और धम पे लेखक के आंग पर उसके छाती में गड़ाए अपना मुंह और रोने लगा। ओके, ऐसी सिचुएशन है कि मानो वो लेखक का कोई बहुत अच्छा दोस्त है या रिश्तेदार है और उसे बहुत बुरा लगा है कि लेखक जो इस अवस्था में है, वो पूरे कार वालों को शाप दे रहा है कि इनका सत्यानाश हो। और धीरे 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 जब उसने लेखक का चेहरा देखा, उससे आंखें मिलाई, तो उसे समझ में आया कि ये गलत कमरे में आया है। यानी जिस व्यक्ति से उसे मिलना था ये व्यक्ति वो नहीं है। और वो बताता है कि लोग बताते भी नहीं है कि मैं गुप्ता जी नहीं हूँ बोलते, ठीक है। तो यहाँ पर वो गलत कमरे में आया, लेकिन उसने एक्टिंग ऐसी की कि मानो उसे बहुत ज्यादा लेखक से हमदर्दी है, बराबर है। अब लेखक को इसका तो बुरा लगा ही, लेकिन एक और बात का बहुत ज्यादा बुरा लगता है। क्या है वो देखिए। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे में सुनाई पड़ी। यानी ये आदमी अब पड़ोस के कमरे में गया है। मुझसे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरे रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। तो जो टैक्सी वाला खड़ा था, उस टैक्सी वाले को लेखक की पत्नी ने पैसे दिए। उसके लगा कि इनका ये बहुत करीबी मित्र है या कोई रिश्तेदार है, तो इससे यानी वो आदमी आया, वो रोया, इससे ज्यादा दर्द वहां पर पैसे चले गए, इस बात का लेखक रोया। ठीक है, हमारा पाठ जो है ये अंतिम ऐसी अवस्था में आ गया है। देखिए क्या कहते हैं लेखक, हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है, श्री लपकानंद नाम भी क्या रखा है देखो, लपकानंद। जो लोग लपकते हैं ना, लपकते मीन्स किसी से भी जुड़ जाते हैं और अपना ही जो काम है वो बताते हैं, जिसको हम चिपकना कहते हैं ना, ये लोगों को चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे उनका नाम लपकानंद लेखक ने रखा है। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। ऐसी कविता कहते हैं कि सारे शहर के लोग जो है परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से ही देखते ही भाग खड़ा हो जाता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-12 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झूला दबाए आ पहुंचे। आते ही कहने लगे, क्या कहने लगे देखो, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इस संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। क्या कविता है देखो, लपकानंद जी की कविता किस प्रकार की देखो। असम की राजधानी है शिलोंग, असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग ये राइमिंग जुड़ा रहे बस, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। मोटर वाले तेरे ही साइड थी रॉन्ग, मोटर वाले तेरे ही साइड थी रॉन्ग। अब यहाँ पे कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्द से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। यहाँ पे ये कवि जो महाशय है, इनके जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी बेतुकी बातों से लोगों को परेशान करते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा बेतुका नहीं बनना है। लोग हमसे बोर हो, हमसे भागे, ऐसा व्यवहार हमें कभी नहीं करना है। ठीक है, तो लेखक अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे संदेश दे रहा है कि किस घटना में कैसा व्यवहार करें, आप किस प्रकार व्यवहार करो। ये लेखक यहाँ पर हमें अप्रत्यक्ष रूप से इसे व्यंग्यात्मक पाठ से बता रहे हैं। इसलिए इसको हास्य व्यंग्य तो है ही, लेकिन संदेश व्यंग्य भी है, इसमें बताया गया है। देखो आगे, अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर,
अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो जरूर तोड़, पर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहां मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। ठीक है, तो हमदर्दी जताने तो आते हैं लेकिन दुख कम नहीं करते, दुखियों को और ज्यादा दुख ये लोग देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हंसी घर के आईने, इससे ये कहानी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, निबंधात्मक कहानी लेकिन बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही हास्यात्मक ऐसी कहानी है। ठीक है, तो विद्यार्थी मित्रों, जब भी आप इस प्रकार का व्यंग्यात्मक कोई पाठ पढ़ो, कोई लेख पढ़ो, तो संपूर्ण रूप से लेखक के भावों में आप बिल्कुल जुड़ जाइए, तो वो पाठ आपको निश्चित रूप से आनंदित करेगा। और जब भी आप उसका स्मरण करोगे, ये पाठ निश्चित रूप से आपको हंसाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, कितनी भी पढ़ाई हो आनंद के साथ, रुचि के साथ करिए। और जब हम स्वयं आनंदित रहते हैं, जब हम स्वयं खुश होते हैं, तो हमें देख के सामने वाले भी लोग खुश होते हैं। ठीक है, आप पवन सर को देखना, हमेशा एक मीठी मुस्कान उनके चेहरे पे होती है। यही उनकी सफलता का मेरे ख्याल से राज है, जो हर किसी को भाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपकी विदा लेता हूँ एक बहुत अच्छे पाठ के साथ। फिर इसी पवन वाघ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।